कान का कच्चा मतलब बहरा, कम सुनाई देना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। चलिए, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको जो भी निबंध दिया जाता है, ऐसे जो दिया जाता है, उसका वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि इफ यू क्रॉस द लिमिट मार्क्स में बी डिडक्टेड। और क्या होता है, टाइम आपके पास, टाइम लिमिट अगर ढंग से देखें तो 30 मिनट्स होता है, 30 मिनट से अधिक समय नहीं होता है। हालांकि वो मैनेज करते हैं, हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अनुवाद हम 10 मिनट में खत्म कर लिए तो हमारे पास 20 मिनट एक्स्ट्रा होगा। तो आपके पास वर्ड लिमिट 500 है, टाइम लिमिट 30 मिनट है, हम 20 मिनट मान के चलते हैं, ठीक है। और क्या रहता है, दूसरी चीज रहती है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब हो गया, अगर आपसे एफॉरेस्टेशन के बारे में पूछा जाता है, वानिकीकरण, तो आप वानिकीकरण के बारे में ही बताइए। आवश्यक नहीं है कि आप अन्य किसी चीज के बारे में विशेष चर्चा करें, ठीक है। अब ये जो 3 चीज मैंने बताया, इसमें कुछ लोग सलाह देते हैं, क्या क्या सलाह देते हैं मार्केट में देखते हैं। कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि उसमें चित्र बनाइए। गलत सलाह, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, वेरी गुड। उसके बाद लोग कहते हैं कोटेशन लिखिए। ये 2 गलत सलाह आप लोगों को अक्सर मिलता है। चूंकि आप लोग, बहुत लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, लोग बताते हैं अरे कोटेशन लिखिए। कोटेशन अगर आप लिखते हैं तो कोटेशन लिखने में सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जस्टिफाई नहीं कर पाते। अगर आप कोटेशन लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई क्या करना है कि आपने वो कोटेशन क्यों लिखा, ध्यान से। हाँ, या फिर उस कोटेशन की क्या उपयोगिता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा देता हूं, कबीर दास का है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग देखा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इसका आपने प्रयोग कर दिया, ठीक है। मैंने एक निबंध आपको दिया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध बहुत बढ़िया। किसका लिखा हुआ है पता है? हम्म, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मान लीजिए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से मुझे लिखना हो, और मैं यहाँ वो कबीरदास जी की कोई एक सूक्ति डाल देता हूँ, ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, ये गुरु नानक देव जी ने भी शायद इसको कहीं संदर्भ में लिया है। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ इतना मैंने लिख दिया, बुरा जो देखन मैं चला। कोटेशन लिखने के बाद मैंने खत्म कर दिया, और मैंने कहा लोग बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, सहेली पास हो जाए दूसरी सहेली को हार्ट अटैक आ जाता है, तमाम फालतू बात लिख दी है। हाँ, लेकिन वो जो कोटेशन हमने लिखा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्या लगता है, जस्टिफाइड है कोटेशन देना? कभी भी कोटेशन देते हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना है कि हाँ जी, ये कोटेशन हम दे रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि कोई भी कोटेशन अगर आप लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई करना है। जैसे आपको एक टॉपिक दूं कि पेन इज माइटियर देन शॉर्ट, मतलब कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसे में आप 2 एक कोट लिखेंगे, जो भी कोट लिखते हैं उसके बारे में 1-2 लाइन, 2-4 शब्द जरूर डालें, नहीं तो वो बेकार हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, चित्र बनाइए, जहां तक आपसे कहा जाता है। मान लीजिए एक चित्र बनाने में आपको कितना समय लगेगा, चित्र बनाने में कितना समय लगेगा? एक मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पे मैं आपको एक निबंध दिया, मैं भी चेक कर रहा था किसी बच्चे का, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस। उसने पूरे, उसमें 4 जगह चित्र बनाया है, 4 चित्र बनाया है। 4 इमेज बनाने में कम से कम आपका 5 मिनट खराब होगा, खराब होगा नहीं होगा? 5 मिनट खराब होगा।
एक चित्र बनाने में 5 मिनट खराब होगा। यहाँ क्या करना है, वर्ड काउंट हो रहा है ना, 500 वर्ड्स लिखा गया है, केवल निबंध तो नहीं है ना, या 3000 4000 तो नहीं है। अब जब आप चित्र बनाने लगते हैं तो आपके पास समय है सिर्फ 30 मिनट। 30 मिनट से 5 मिनट तो आपने खो दिया। उस चित्र में मान लेते हैं आपने 5 शब्द लिखा है, आपका गिना क्या जाएगा, शब्द गिना जाएगा ना, आप फेल हो जाएंगे वहां। मान लीजिए चित्र बनाते रहे और चित्र भी अधूरा रह गया, मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, शगुफ्ता है, आई है क्या, नहीं आई है, शायद सेकंड बैच में है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आप चित्र बना के समय ना व्यर्थ करें। चित्र बनाने के बजाय हाँ, आप ग्राफिक्स इस तरह से दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं देता हूं पृथ्वी, पृथ्वी दिया, इसके बाद छोटा सा तीर बनाया, पृथ्वी से ये गया आकाश में, आकाश में गया, आकाश से फिर बारिश बना, बारिश बना, ठीक है, या बरसात, बरसात बना, बरसात के बाद पानी बना, पानी बना के क्या निकला, जलाशय में आया, जलाशय में आया, और जलाशय से आने के बाद फिर ये दोबारा भाप बन के उड़ गया, भाप बनकर उड़ गया। आप अगर इस तरह से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तब तो फिर भी चल जाएगा, आपका समय बचेगा, ठीक है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन चलेगा। लेकिन उसमें क्या है, आपने ये क्या आ गया, आपने पेड़ बना दिया, बत्ती बना दिया और तमाम चीजें बना दी जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको किसी ने टच कर दिया, शायद मक्खी ने टच कर दिया। एक बच्चा खड़ी हो जाओ तो, बाबू खड़ी हो, ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बंद करना, हाँ मक्खी आ गई है, वो क्रॉस करो ऊपर से, हाँ बंद कर दो, हाँ इसको भी बंद कर दो, नहीं ऊपर से बंद, 1 मिनट, हाँ बंद कर दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आप दे लीजिए, ये चलेगा, क्योंकि यहाँ आपकी आवश्यकता के अनुसार शब्द दिए गए हैं, ना कि हम लगे ग्लोब बनाने, पृथ्वी बनाने, कार्टून बनाने, उसको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इसके बाद कोटेशन नहीं लिखना और ये 2 चीज आपको नहीं लिखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि निबंध आखिर लिखें कैसे। निबंध का आप ये निर्णय कर लीजिए कि इसमें 4 पार्ट हम करेंगे। कितना करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे। ये निबंध का आप कहीं पढ़ेंगे तो उसमें नियम देता है कि आप 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 तरीका है पार्टीशन का, एक होता है हेडिंग और दूसरा होता है विदाउट हेडिंग, ठीक है। हेडिंग और विदाउट हेडिंग, हेडिंग में जैसे जब आपके पास कई बार इस तरह लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, फिर डिटेल्स, ठीक है, और अंत में जाके समराइज लिख देते हैं। इस तरह का जो पार्टीशन है उसे आपको नहीं करना है। कारण क्या है कि आपको 500 शब्द देना है ना, तो उसमें अगर इस तरह का पार्टीशन देते हैं तो दिक्कत आएगी। हाँ, कहाँ आपको देना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। मान लीजिए मुझे एक टॉपिक मिला, साइबर क्राइम के बारे में बताना है, तो मैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम लिखा। पहला इसमें लिखा मैं कौन कौन सा है साइबर क्राइम का, क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हैकिंग, हैकिंग लिखा, इसके बारे में 2-4 लाइन लिख दिया। फिर जूस जैकिंग, जूस जैकिंग सुना नहीं होगा आप लोगों ने नाम, कभी साइबर क्राइम पे चर्चा करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, जूस जैकिंग। इसके बाद फिशिंग, फिशिंग, फिशिंग के बाद विशिंग, सुना है आपने नाम, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये उसके टाइप्स मैंने लिखा है, ये टाइप्स में हैकिंग का मतलब आपके वेबसाइट को या आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, इतना लिख दिया। जूस जैकिंग क्या होता है, आप कहीं गए हुए हैं, चार्जर लगा हुआ है, देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे चार्जिंग के लिए तार लटका हुआ है, आप उसमें अपना लगा लिए, पता चला कि जैसे ही आप उसका जैक अपने मोबाइल में लगाएंगे आपके मोबाइल को हैक कर लेगा डेटा,
ठीक है, होता है ये जूस जैकिंग इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग चारा डाला जाता है आपको, जैसे बोला जाता है कि अभी आईपीएल का समय चल रहा है, आपको 2,500 रुपया मिला, ऐसा करो इस लिंक पे क्लिक करो 2,500 कमा लो। ठीक है, फिर वो आपको फिश मतलब चारा डाल के ले जा रहा है। और विशिंग होता है, डब्ल्यू है चाहे वी से है, उसमें क्या करता है आपको वीडियो भेजा जाता है, और वीडियो में एक छोटा सा जो वर्म है, कीड़ा है, वो डाला रहता है। जैसे आप वीडियो खोलेंगे आपके कंप्यूटर में कीड़ा आ जाएगा और फिर आपका कंप्यूटर वो देख सकता है। यहाँ तक देख सकता है कि मान लीजिए आपका मोबाइल अगर कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन ना भी हो, मोबाइल अगर आपका ऑन पोजीशन में है, तो आप घर में क्या क्या करते हैं सब उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। इसलिए कहते हैं जरूरत ना हो तो मोबाइल का वो ऑफ कर दिया करें, इंटरनेट ऑफ कर दिया करें, और मोबाइल का जो कैमरा है उसको ढक के रखा करें या रुमाल में बंद करके रखें। चलिए ये सब बाद में चर्चा करेंगे। समझ में आया? टाइप्स जब लिखते हैं तब आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब फिर हमको लिखना कैसे है। मान लीजिए लिखना शुरू करना है, तो आपको मिला है, मैंने टॉपिक क्या दिया है, आज का टॉपिक अभी क्या बताया मैंने, रूढ़िवादिता। किसी भी चीज के बारे में जब आप बताने जा रहे हैं, निबंध लिखने जा रहे हैं, तो पहले आपको बताना होगा ना कि वो रूढ़िवादिता क्या है। ठीक है, रूढ़िवादिता आपने सुना है क्या है? क्या है बोलो? नहीं सुना है? यस, रूढ़ि आपको यहाँ लिखना है। देखिए मैं लिखता हूं, रूढ़िवादिता एक प्रकार की विचारधारा है। नहीं, नया पुराना कोई हो सकता है, एक प्रकार की विचारधारा है। ठीक है, मैं इसका इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, पहले 3-4 लाइन में हम इसको बताएंगे। आप जैसे ही लिखेंगे यह रूढ़वादिता एक प्रकार की विचारधारा है, अगला जरूर सोचेगा कि क्या विचारधारा है भाई। जो व्यक्ति विशेष या संस्थान या समाज में व्याप्त होता है तथा इसका अनुपालन, लिख नहीं रही हो, करने वाला, अरे कुछ बता दे रहे हैं, लिख लीजिए 2-4 लाइन। ये रूढ़िवादिता वाला आया हुआ था 2024 में ही, 2023 वाले में ही शायद आया हुआ था, या उसके पहले आया हुआ था। मैं देख रहा था कि इसी कॉपी जो मैंने दिखाया है उसी में मैंने देखा था, पहले वाला है। खैर जब भी हो तो हाँ, रूढ़िवादिता एक टॉपिक था। ठीक है, इसका अनुपालन करने वाला, इसे ही लक्ष्मण रेखा मान बैठता है। ठीक है, मान बैठता है, और विचारधारा से इतर, हाँ, कोई भी अन्य सोच अपने ऊपर आने नहीं देता है, चाहे उसका नुकसान ही हो जाए। रूढ़िवादिता एक प्रकार की विचारधारा है जो व्यक्ति विशेष या संस्थान या समाप्त में व्याप्त होता है तथा इसका अनुपालन करने वाला इसे ही लक्ष्मण रेखा मान बैठता है, और विचारधारा से इतर कोई भी अन्य सोच अपने ऊपर आने नहीं देता है, चाहे उसका नुकसान ही हो जाए। लिख लिया आप लोगों ने? देखिए ये जो मैंने बताया है, ये जो 4 लाइनें बताई हैं, लिख लीजिए फिर आगे बताऊं। लिख लिया होगा सबने? जो नहीं लिख पाया मैं बाद में दे दूंगा, ये स्क्रिप्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे रूढ़िवादिता समाज के लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं नुकसान शब्द का प्रयोग किया। अगर इसमें लिखा होता कि रूढ़िवादिता से समाज का विकास हो सकता है, तो मैं नुकसान का प्रयोग नहीं करके क्या लिखता, विकास का प्रयोग करता। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो फर्स्ट पैरा होगा, उसी में आप उस विचार को डाल देंगे। जैसे मान लीजिए इसके पहले ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस दिया था मैंने, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस।
तो सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपको शुरुआत ऐसी करनी है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में 2 लाइन में हम बता सकें। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ greenhouse gases, the earth is getting warmer and warmer। यहां तक मैंने बता दिया। उसके बाद उसका इफेक्ट मुझे लिखना है, तो इफेक्ट में मैं फिर चला जाऊंगा। एंड दिस वार्मिंग प्रोसेस इज टेकिंग द अर्थ टू ए प्लेस वेयर देयर इज नो respite, or it is taking it to a point of no returns, and ultimately it is going to be destroyed by the human activities। हमें उसके बुरे प्रभाव को बताना है। यदि हमें उसके अच्छे प्रभाव को बताना होता, ठीक है, अगर मुझे ये बताना होता कि ग्रीन हाउस गैसेस आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड, एज द एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्या plants and trees, and the increased amount of plantation, or the maximum amount of plant and trees will always be beneficial for humankind, because if there are multiple trees, or if we have more trees, it will generate more oxygen, it will absorb greenhouse gases, harmful gases, and ultimately we will be happy, healthy। कुछ इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। मतलब जो भी आपको विचार दिया गया है पैराग्राफ में, मतलब उसके हेडिंग में, आपको वह विचार अपने फर्स्ट पैरा में पुट कर देना है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हो। कैसे जुड़ा रह सकता है? आप जो भी विचार ऊपर वाले में लिखी उसका कुछ अंश नीचे जाना चाहिए, जैसे नुकसान हो जाए। इसके बाद अगर मैं पैराग्राफ चेंज करता हूं यहाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपके मन में पढ़ने की इच्छा आएगी, नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, अब मैं इसको फिर जोड़ता हूं। ठीक है, ऐसी विचारधारा वास्तव में काफी खतरनाक होती है। जो विचारधारा व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है, वह समाज और देश तथा पृथ्वी के लिए तो अवश्य ही नुकसानदेह होगा। ठीक है, समझ में आया? जो विचारधारा अगर आपके लिए खराब है तो सबके लिए खराब होगा। जैसे मान लीजिए एक रूढ़िवादी विचारधारा मैं बता रहा हूं, अंधविश्वास है। ठीक है, तो हम इसमें फिर जोड़ेंगे कि इसमें हम अंधविश्वास को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूढ़िवादिता भी इसके प्रकारों में शामिल है। मतलब हमने कितने तरह का बता दिया? आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक। लिख लीजिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो ये टेक्स्ट मैं बाद में दे दूंगा, ध्यान से सुनना है। हाँ, जितना लिख पा रहे हैं लिख पा रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो टेक्स्ट दे दूंगा आपको। समझ में आ गई? यहां तक बातें समझ में आ गई? अब आप स्वयं देखिए कि पहला पैराग्राफ से इसमें कुछ लग रहा है, रिलेशन है। अब मैंने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक लिखा तो सामने वाला जरूर सोचेगा कि ये क्या रूढ़िवादिता है। मैं एक छोटा सा, अभी लिख नहीं रहा हूँ, छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। लिखना बंद करो बाबू, अनामिका, बाद में लिख लेना। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए एक ऐसा समाज है भारत में, वहाँ क्या होता है कि जैसे शादी से पहले
उनके यहाँ नियम है कि लड़की ससुराल में जाकर के 2 महीना रहेगी। शादी से पहले लड़की ससुराल में 2 महीना रहेगी और उसके बाद आ जाओ, उसके बाद उस 2 महीने के बाद अगर लड़का वाला कह दे कि हमको पसंद नहीं है या लड़की कह दे हमको पसंद नहीं है, तो फिर शादी नहीं होगी। ठीक है? ये क्या है आप बताइए? ये रूढ़िवादिता ही तो है उस समाज की, नहीं है? मैं गुजरात में था, वहां मैंने ऐसे एक समाज के बारे में देखा था। अभी लोगों ने पीरियड कम कर दिया, 1 हफ्ता ही लड़की रहेगी, लेकिन है तो गलत ना। ठीक है, दूसरा बताते हैं। जैसे आप कहाँ से आ रही हैं पार्वती? हाँ, वेरी गुड, बैठो। अभी ये बताइए, बैठ जाओ ना। चलो, वो थक गई है। नेहा, एक चीज बताओ, मान लो नेहा यहाँ आने के लिए घर से निकलती हो, अचानक बिल्ली रास्ता काट दे, क्या करोगी? होल्ड, होल्ड, नेहा पूछ रहे हैं। ए चुप, क्या करोगी बोलो? तुम मानती तो हो बिल्ली काट गई तो जाना नहीं चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए? मानते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, वो रूढ़िवादिता है, वो अंधविश्वास भी है, लेकिन रूढ़िवादिता है। तो अब इसमें आपको एग्जाम्पल शामिल करना है। ठीक है, एक और बताऊं मैं। एक और, जैसे विवाह का मैंने बताया, एक और विवाह होता है। वहां क्या होता है कि गार्जियन, घर वाले लड़की लड़का का शादी नहीं कराते हैं। लड़की लड़का एक दूसरे को देख के पसंद कर लेंगे, फिर भाग जाएंगे। हाँ, भाग जाएंगे। उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद दोनों वापस आएंगे, तब दोनों घर वाले शादी कराएंगे। हैं? भागने का मन है क्या? होता है हर जगह, नाम नहीं लूंगा मैं। मैंने देखा, मैंने बहुत देखा है। अच्छा, ये क्या है? रूढ़िवादिता नहीं तो और क्या है? एक और विवाह मैंने देखा, बाजार लगता है। ठीक है, आदिवासी समाज में मैंने देखा था, बाजार लगता है, वो मुझे अच्छा लगा। ए सुन, शादी ब्याह की बात हो रही, ध्यान सुनना। वहां बाजार लगता है, लड़के वाले अपना टेंट लगा के रहते हैं, लड़की वाले अपना टेंट। हालांकि बिहार में दरभंगा में भी ये परंपरा थी, और वो आदिवासी समाज में मैंने देखा था। वहां क्या है कि अब लड़का लड़की को पसंद आ गया, या जो भी वाइस वर्सा, जो एक दूसरे को पसंद कर लिया, वहीं के वहीं बाजार में ही, वीकली, साप्ताहिक हटिया बोलते हैं उसको। और दरभंगा अगर कोई जाए, पुराना कोई दरभंगा वाला हो, तो आप पूछिएगा, उनके यहाँ से विवाह होता था, सामूहिक विवाह। तो दोनों पसंद कर लिए एक दूसरे को, मेले में पसंद आ गया, बस वहीं विवाह करा दिए। अच्छा, उसमें जो आदिवासी समाज में मैंने देखा था, हटिया 1 दिन के लिए लगता है हफ्ते में, वहां गए, पसंद आ गया, तुरंत शादी, माला अर्पण, और उसके बाद खूब छक के दारू पियेंगे, दारू पीने के बाद लड़की ससुराल। ये ये रूढ़िवादिता है, लेकिन ये अच्छाई के लिए है। इसमें क्या अच्छाई हो रही है? दहेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए फालतू में मेरे पास पैसे नहीं है और 5 लाख का बजट है हमारा खाने पर, बफेलो सिस्टम में खाना खिलाना है। तो कई सारी बुराइयां यहाँ समाप्त होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ बुराइयों को ही दिखाना है ना, तो बुराइयों को हम दिखाएंगे। जैसे मैं एक दिन सियालदह से आ रहा था, वहां से चला था मैं क्या है, खिदिरपुर से, और मेरी गाड़ी 5 बजे थी, नहीं तो लेट हो जाऊंगा मैं। अचानक बिल्ली रास्ता काट गई और कार वाले ने कार रोक दिया। मैंने कहा भाई क्यों रोकी? बोला बिल्ली चली गई। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोला अपशकुन होगा। मैंने कहा तूने तो मेरा करा दिया अपशकुन, मेरी गाड़ी छूट जाएगी और मैं लेट से पहुंचूंगा तो वहां खिंचाई अलग से होगी। हो गया। मैंने कहा तुम्हारे गाड़ी रोकने से अपशकुन हुआ, बिल्ली जाने से नहीं हुआ है। ये रूढ़िवादिता है। अच्छा, ये एक हो गया। इसके बाद मैंने 3 उदाहरण दिया है आपको। रूढ़िवादिता में क्या क्या दिया था? आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूढ़िवादिता। सबसे पहले हम आर्थिक रूढ़िवादिता की बात करें। आर्थिक रूढ़िवादिता जो होती है बड़े पैमाने पर होती है। मान लीजिए आपके यहाँ खेती होती है, किस चीज की खेती होती है बंगाल में? चावल की खूब खेती होती है, हालांकि अभी पंजाब निकल गया आगे। मान लेते हैं मेरे घर चावल की खूब खेती हुई, खूब उपज हो रही है। मैं कहूं कि मैं चावल बाजार में नहीं बेचूंगा, और फिर क्या होगा? चावल अगर अधिक, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो हम स्टोर करके रखेंगे, कीड़ा खाएगा उसको। ये आर्थिक रूढ़िवादिता है कि हमारे यहाँ खानदान में परंपरा नहीं है बेचने की।
मान लीजिए मेरे घर में 5 भैंस है, ठीक है, लेकिन हमारे खानदान में दूध बेचने की परंपरा नहीं है। ये मेहंदी लगा रही है, जल्दी आएगा समय, ठीक है। मेरे खानदान में दूध बेचने की परंपरा नहीं है कि हम लोग दूध नहीं बेचेंगे। अभी क्या होगा, भैंस का दूध अगर आप नहीं बेचेंगे, अच्छी बात है, तो भैंस आपके यहाँ किस लिए रखे हैं? शोभा के लिए, वो भी चलेगा। लेकिन अगर वो जो दूध आप बेचते हैं, मान लो आप दूध में पानी मत मिलाइए, प्योर दूध ही बेचिए, तो वो दूध पी करके कुछ लोगों का तो लाभ होगा। चलो आप मत बेचो, पैसा मत लो, गरीब लोगों को पिला तो सकते हैं। मान लीजिए गांव में कोई तो ऐसा होगा ना जिसको दूध की जरूरत होगी, घर में भैंस नहीं होगी, आप 1 किलो रोज उसको दीजिए। ये आर्थिक रूढ़िवादिता है, मतलब हमारे पास जो है हम बांटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आर्थिक रूढ़िवादिता और आगे जाएगी, मैं विशेष विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि आपके लेवल से हम बात कर रहे हैं। और क्या हो सकता है आर्थिक रूढ़िवादिता, कौन बताएगा? क्या बोलो, बोल तो रही हो, बताएंगे। आर्थिक रूढ़िवादिता क्या होगी, कौन बता सकता है? आप बताइए। मैडम, आप बताइए। हाँ बोलिए। हमारे घर में बिजनेस का परंपरा है, तो वो बिजनेस ही चलेगा, नौकरी पे नहीं जाएगा। वो तो सामाजिक में आ जाएगा। अर्थ जहां इन्वॉल्व हो उसकी बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए, हाँ बोलिए। ठीक है, मान सकते हैं इसको। एक ये है, जैसे मान लीजिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जैसे बड़े लेवल पर आप देखिए तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी किया जाता है। डिवैल्यूएशन, आ जाइए। कहाँ बैठा है आपको? हैं? आ जाइए। हाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए पैसे का अवमूल्यन किया जाता है, डिवैल्यूएशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है ना, तो आपका जो करेंसी है उसे आपको डॉलर के मुकाबले रखना पड़ेगा। भारत में एक समय ऐसा था कि 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर था, लेकिन बाद में भारत में आर्थिक तंगी वगैरह आई, फिर भी हम अपने रुपए को, मतलब अवमूल्यन रुपये का नहीं कर रहे थे, डिवैल्यूएशन नहीं कर रहे थे। उसका लाभ या नुकसान ये हुआ कि भारत में भूखमरी फैलती जा रही थी। तो ये हुआ कि जब उसको डॉलर के बराबर आप ले आएंगे, डॉलर के हिसाब से, तो आपके यहाँ विदेशी निवेश आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ विदेशी निवेश आया, अगर आपके यहाँ 1 डॉलर कोई इन्वेस्ट करता है, तो इसका मतलब है आपको इंडियन करेंसी में 80 रुपया वो दे रहा है, ठीक है। तो ये डिवैल्यूएशन आवश्यकता पड़ी। अभी अगर आपके यहाँ बिजनेस मजबूत है, आपका एक्सपोर्ट मजबूत है, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट मजबूत है, तो आपका रुपया मजबूत होगा। लेकिन रुपया जब मजबूत होने लगेगा तो डॉलर कमजोर होगा। अब डॉलर कमजोर होगा तो विदेश से जो पैसा आता है, मान लीजिए एक लड़का गया है विदेश में कमाने के लिए, 1,000 डॉलर वो हर महीना घर बेचता है, तो 1,000 डॉलर मतलब 80,000 होगा। अब अगर डॉलर की कीमत रुपए से कम हो गई, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो फिर डॉलर की कीमत तो एकदम घट जाएगी, ठीक है। तो ये बड़े पैमाने पर है, अगर आप समझ पाए तो इसको लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आर्थिक रूढ़िवादिता समझ में आ गई? मतलब मैं चाहे जैसे भी रहूं, लेकिन मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन, कहा जाता है ना, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करूंगा। ये आर्थिक रूढ़िवादिता हो गई। उसके बाद आता है दूसरा, राजनैतिक रूढ़िवादिता। मुझे पता है कि फलाना आदमी बहुत खराब है, XYZ नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे पता है वो आदमी बहुत खराब है, लेकिन वो आदमी फलाना पार्टी का है, वो पार्टी का चिन्ह देख करके मैं उसको अपना मत देता हूं या देती हूँ। ये राजनीतिक रूढ़िवादिता है। इसके बाद, ये तो छोटे लेवल पे हो गया। बड़े लेवल पर अगर आप बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का संबंध सुधारने की बहुत लोग कवायद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में सुधार होना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं। वो रूढ़िवादी हैं, कहते हैं नहीं संबंध जोड़ो, लेकिन जो भारत संबंध जोड़ने की कोशिश करता है वो आके एक बम फोड़ जाता है यहाँ, ठीक है। ये राजनीतिक रूढ़िवादिता हुई। अभी मान लीजिए एक कोई मंत्री है, उसने कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए उसको आप जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं तो अमेरिका और जर्मनी कनाडा बोलती है भाई उसको जेल में क्यों डाला? इसका मतलब है कि वह आपके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये राजनीतिक रूढ़िवादिता हो गई कि भाई मैं फंसा हूं तो आओ आओ जर्मनी बचाओ, गलत है।
तो ये राजनीतिक रूढ़िवादिता अभी नुकसान कर रहा है। कैसे नुकसान कर रहा है? विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे मामलों में, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये राजनीतिक रूढ़िवादिता है। मतलब एक तो लोकल स्तर पर आप, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा मोटा गुंडा है आपके मोहल्ले का, और एक नेहा जैसी बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, इसको अगर हम काउंसिलर बना देंगे तो ये लड़की वार्ड का विकास करेगी। इसके पास रोड मैप है कि जितने लोग हैं सबको रोजगार का अवसर मुहैया कराएगी, बहुत विकास कार्य करेगी। इसको वोट न दे करके, चूंकि वो मुचमुंडा गुंडा है, तो हम उसको वोट दे रहे हैं, क्यों? नहीं तो मारेगा, नहीं तो दारू पिला दे रहा है। ठीक है, कि अरे भाई 500 रुपया दारू भेज रहा है, तो उसके लिए भविष्य हम खराब कर रहे हैं। ये राजनीतिक रूढ़िवादिता हो गई, इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम सामाजिक रूढ़िवादिता में। समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं जिनको तोड़ना जरूरी है। जैसे कुछ ऐसे समाज हैं जहां लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। कुछ ऐसा समाज है जहां घर में बेटी पैदा हो गई तो बोलते हैं लड़की अपशकुन है। राजस्थान वगैरह में भी ज्यादा है। ठीक है, ये सामाजिक रूढ़िवादिता है। बेटी अगर साइकिल चलाने लगे, अरे फलाने की लड़की साइकिल चला रही है, लोगों ने तो गाना भी बना दिया था, क्यों चला नहीं सकती है? हवाई जहाज फाइटर उड़ा रही है, उसको मौका तो दीजिए, कोई अंतर थोड़े है। तो ये हो गया सामाजिक रूढ़िवादिता। मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि लड़की जैसे हो गई, जैसे पैदा हुई, उसको दूध से नहला देते हैं। मतलब दूध से नहलाना, नहलाते नहीं है, ड्रम में दूध भरा रहेगा उसमें जाके छोड़ देते हैं उसको, खत्म। वो बोलते हैं दूध से नहला दो। ये हो गया सामाजिक रूढ़िवादिता। फिर मैंने एक रूढ़िवादिता विवाह वगैरह का बताया, ये समाज में है ना? तो इस तरह की रूढ़िवादिता क्या करेगी? लाभ कराएगी ना हमारे समाज को, विकास होगा? नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप उसमें लिखते हुए अपना निबंध पूरा कर सकते हैं 500 शब्दों में। ठीक है, मतलब ये कि मैंने 3 चीज आपको बताया। पहला क्या बताया? कोटेशन अगर देना है तो उसको जस्टिफाई करना है। दूसरा क्या बताया? चित्र अननेसेसरी नहीं बनाना है। अगर आपको सचमुच में रियलिस्टिक चित्र बनाने आता है किसी संदर्भ में, तो खाली चित्र बना दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। होगा क्या लाभ? नहीं होगा। कारण क्या है? वहां पूछा जाता है आपसे, 500 शब्द देना है, तो 500 चित्र नहीं देना है। और चित्र बना के कभी समय ना व्यर्थ करें। और जो लिखने की कला है, अब लिखने की कला में एक बार और आपको बताऊंगा कि लिखने की कला में 4 से 5 या 6 पैराग्राफ डिसाइड कर लीजिए। 6 पैराग्राफ, 6 से 500 में भाग दीजिए, कितना बनेगा? 6 और 48, लगभग 80। एक पैराग्राफ में 80 शब्द आप लिखते हैं। बेटा फोन रख दो, मन नहीं लग रहा है। ठीक है, एक पैराग्राफ में अगर आप लोग 80 शब्द लिखते हैं तो 8 छक्के 48, 480 शब्द हो गया। ठीक है, और जो फर्स्ट पैराग्राफ है 20 शब्द लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसी में जरूरी थोड़े कि 80 का 80, आप पैमाना अपना घटा बढ़ा सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि आप हेडिंग देंगे, लेकिन किस तरह का हेडिंग देंगे? टाइप पूछा गया है तो हेडिंग देंगे। मान लीजिए उपाय, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं प्रदूषण रोकने के उपाय, तो प्रदूषण रोकने का पहला उपाय क्या है? क्या हुआ प्रदूषण रोकने का उपाय? वृक्ष लगाना। वृक्ष को नहीं होता है, मैंने बताया सजीव के साथ को का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं। तो सबसे पहला पेड़ लगाना। पेड़ लगाना, पौधारोपण, वृक्षारोपण, डॉट डॉट 2 लाइन लिख दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है प्रदूषण रोकने के लिए? जो प्रदूषक सामग्री है, पॉल्यूटेंट जिसको कहा जाता है, उसका कम से कम प्रयोग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो जबरदस्ती बोलते हैं ये पॉलिथीन दो, घर से थैला लेके जाइए, नहीं तो जेब में भर के लाइए। प्रयास करिए पॉलिथीन कम से कम प्रयोग करें। आप में से अधिकांश लोग हिंदू मत वाले हैं, है ना? सभी लोग गंगा को माँ कहते हैं। ठीक है, और जब पूजा पाठ कर लेते हैं तो जो कचरा होता है माँ के सिर पे जाके डाल के आते हैं। करते हैं ना? गंगा जी में फेंकाओ भाई, ए ये पूजा का थाली है, गंगा जी में फेंकाओ। जैसे मतलब गंगा जी कचड़े का पेटी है, ना कि पवित्र नदी है। इवन अगर नहीं भी मानते हैं उसको माँ, दूसरे धर्म वाले जो हैं, भले गंगा को माँ नहीं माने, लेकिन उनको पता है कि गंगा के पानी को पीते हैं हम लोग, गंगा का पानी पीते हैं, तो पीते हैं तो उसमें कचरा डालते हैं।
नहीं डालते हैं। अब टेम्स नदी है ब्रिटेन में, वहां जाइए कचरा डालिए, जेल हो जाएगी। वो लोग तो हिंदू नहीं है ना, सारे क्रिश्चियन है। क्या है कि पॉल्यूटेंट्स का कम से कम प्रयोग करना, उसके बारे में ऐसे दो दो लाइन लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपके घर में फूल वगैरह है तो बगल में गड्ढा करके गाड़ दीजिए, गंगा में मत डालिए, प्रयास करिए इसका। और भी तमाम ऐसी चीजें। दूसरा क्या है, प्रदूषण रोकने का दो उपाय हुआ, और तीसरा उपाय है तो वाहन चलाते हैं। हाँ, ये वाहन चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, खुशबू और नेहा मान लेते हैं एक ही मोहल्ले में रहती हैं, और दोनों को नैहटी रोज जाना पड़ता है कॉलेज पढ़ने के लिए। दोनों अपनी अपनी कार से, स्कोडा कार से चलती हैं, ठीक है। मतलब कार से चलेंगी तो डीजल खर्च होगा। अरे भाई, दोनों एक ही कार में जा सकती हैं, लेकिन ऐठन है, वो स्कोडा जा रही तो मैं अम्पाला जाऊंगी। इसका मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। रेल से जाइए बाबा, आप कांचरापाड़ा रेल में बैठिए, नैहटी रेल से उतरिए, पैसा भी कम लगेगा, थोड़ा धक्का लगेगा, कोई बात नहीं, कुछ तो प्रदूषण कम होगा। तो ऐसे पॉइंट, जब आप टॉपिक्स दे रहे हैं, ऐसे पॉइंट दे रहे हैं, उसको एक दो तीन करके लिख सकते हैं। और जब भी लिखें उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन जरूर लिखें। इस तरह से आपका निबंध पूरा होगा। और मैं आशा करूंगा, क्योंकि अभी 20-25 कॉपी देखा मैं, तो सब में देखा फालतू बवाल लोगों ने लिख मारा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पैराग्राफ में एक लाइन आपने लिख दिया, उसको दोबारा कहीं रिपीट ना करें। लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो ऊपर लिख दिया मेरा नाम हाथी, हाथी मेरा साथी, फिर नीचे फिर वही लिख रहे हैं। ये अवॉइड करना है, ठीक है, याद रहेगा। एक छोटा सा 5 मिनट का आपको समय देता हूं, इसी तरह से देखो। हाँ, एक बात और, सबसे जरूरी बात, कि भले ही टॉपिक समझ में ना आए, कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे मैंने अभी एक निबंध दिखाया आपको, इस निबंध पर एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए था, सॉरी, लेकिन उस बच्चे को 17 नंबर दिया है ना। अरे कुछ तो आप ठीक उसमें लिख देंगी ना, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा मैं टॉपिक देता हूं अंग्रेजी में। मीजर्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन, मीजर्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। चलिए लिखिए, अंग्रेजी में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे लिख रहा हूं, मीजर्स टू कंट्रोल, एडवर्ब का थोड़ा सा रह गया है, वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, मीजर्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। 5 मिनट का समय देता हूं मैं आपको। 9:59 हो गया, 10 बज गया, 10:05 तक 100 शब्द लिखना है, 100 वर्ड्स बस। आप सोच सोच के लिखिए, ये करेंगे तो नहीं होगा, ये करेंगे तो नहीं होगा। चलिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए एकदम, शोले का गब्बरवा याद करिए। मैंने यह देखा है कि यदि आप ऐसे ठीक लिख लेंगे तो पेपर 2 आपको पास कराने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और उसी में हम लोग कमजोर हो जा रहे हैं, हम और आप जो भी हैं, हम लोग उसी में कमजोर हो रहे हैं। तो इसको आपको सुधारना है मेरे साथ मिल करके, ठीक है। एकदम दनादन लग जाना है, रोज 2 ऐसे लिखेंगे, कसम खा लेना है। अभी तो बताया, 3 तो उपाय मैंने बता ही दिया है। नहीं बताया, लिखो, 3 तो लिखो, 2-4 और ऐसे आएगा। 3 तो मैंने बातों बातों में बता दिया है, एकदम लिखना है उसको। तुम लिखना शुरू क्यों नहीं कर रही हो? 3 बताया ना, लिखो 3। जो नहीं समझ पा रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स, यहां शुरू करो। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स, लिखिए, मैं लिखा देता हूं,
ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स। क्या क्या है, चलिए मैं लिखता चलता हूं। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी बाय अडॉप्टिंग मेजर्स, ठीक है। नंबर वन, हाँ, अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, ठीक है। इसमें लिखिए प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, पीपी लिखता हूं, हाँ, पीपी एज फार एज पॉसिबल, सब कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पर साफ पता चले। एज फार एज पॉसिबल, वी मस्ट अवॉइड, ठीक है। पीपी प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, if at all by any means it cannot be avoided, then we should use biodegradable biodegradable plastic and polythene, ठीक है। Avoiding use of plastic and polythene, as far as possible we must avoid plastic and polythene, ठीक है। पीपी मैंने उसको लिख दिया है। इफ एट ऑल बाई एनी मीन्स इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब अगर किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता है, देन वी मस्ट यूज या वी शुड यूज क्या, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो जमीन में अगर जाता है तो अपने आप गल जाएगा। लिख लिया, आगे बढ़े। दूसरा, दूसरा है अवॉइडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। आपको पता होना चाहिए पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक सबसे ज्यादा पृथ्वी सॉइल पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बढ़ा के लिखना है, तो कौन कौन सा इंडस्ट्री यूज करती है, द इंडस्ट्रीज सच एज टी, केमिकल, ठीक है, एंड पेट्रोलियम यूज क्या, पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल which when thrown, huh, thrown in open or untreated places, ठीक है। रिजल्ट, क्या दिक्कत हो रही है, नहीं लिख पाए, चलो फिर से दिखा देता हूं, चलो दिखा, बड़ा करें, बड़ा करेंगे तो भाग जाए, एक मिनट बड़ा कर देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, चलो बड़ा कर दिए, दिख रहा है, और बड़ा करें, ठीक है, दिख रहा है, बोल दूं, अवॉइडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, द इंडस्ट्रीज सच एज टी, केमिकल एंड पेट्रोलियम use pesticides or harmful chemicals which when thrown in open or untreated places result क्या, in absorption
of such chemicals in earth, ठीक है। hence, hence क्या लिखेंगे, hence proving untreated chemicals, हाँ अनट्रीटेड का मतलब कि उसमें से पेस्टिसाइड को क्या है, केमिकल प्रोसेस करके खत्म किया जाता है। तो आप ऐसे ही फेंक दें, घर में हम लोग मॉर्टिन जलाते हैं ना, जलाने के बाद वो टुकड़ा बच गया फेंक देते हैं जमीन में, वो हिट यूज करते हैं, काला हिट सफेद हिट, उसका भी कहीं ना कहीं जमीन पे जाता है, वो कंटेनर जमीन में जाता है। इस तरह की जो चीजें हैं जो भी जमीन पे जाएगी, केमिकल जो भी हैं वह नुकसान करेगा। खेतों में काम करते हैं, खेतों में लोग स्प्रे करते हैं ना, पेस्टिसाइड करते हैं ना, जिससे कीड़े मकोड़े ना लगे, या केमिकल डालते हैं ताकि हमारे खेती फसल अच्छी हो, तो वो गिरेगा तो नुकसान करेगा, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। हेंस इन ओपन टू बी अवॉइडेड। और क्या है, दो तरीका मैंने बताया, और दो में ही सारा समाहित हो गया नहीं हुआ, दो में ही सारा हमने समाहित कर दिया। अब इसको आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, प्लांटेशन ऑफ ट्री लगा सकते हैं, और क्या लगाएंगे, और क्या लगाएंगे बताइए, इलीगल माइनिंग वगैरह, सॉइल पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन में माइनिंग से तो पॉल्यूशन नहीं होगा ना, नहीं, मूलतः यही दो तीन चीजें आती हैं, तो आप इसको इस आधार पे लिख करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आधा बता दिया, अब बाकी आधा आप लोगों से गुजारिश है कल लिख के लाएंगे, पक्का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। हिंदी का क्या दिया मैंने, रूढ़िवादिता समाज के विकास को बाधित करती है, और दूसरा मैंने आधा तो लिखा ही दिया है, इसको आप लोग और थोड़ा सा पूरा करेंगे इंटरनेट से लेकर के। ये क्या था, हमने क्या दिया, मीजर्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, हो जाएगा। व्याकरण इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला थोड़ा कंप्लीट कर दें फिर, हाँ हो जाएगा ना, दोनों लिख के ले आना। देखिए मैं अब अपने से नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा भी वर्कलोड बढ़ जाता है जब आप लोग देते हैं, तो ये आपका धर्म बनता है कि मेरा वर्कलोड बढ़ाएं। जो लोग नहीं लिख के लाते वो मेरा सहयोग कर रहे हैं लेकिन अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं मैं, अगर किसी को जरूरत लगेगी तो राजेश को बोल करके ये वाला सत्र आप लोग मांग लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर हम उसमें चलेंगे, या कंटिन्यू रखें, चलिए। अब हम आपको चलते हैं, मैंने यूज ऑफ एडवर्ब आप लोगों को बताया था।